हाय, पिछले वीडियो से हमने बीपीएससी 111 पब्लिक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसको शुरू किए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 को समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 2 दैट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नेचर होता है, इसका क्या स्कोप है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंस है और एट लास्ट इसके प्रिंसिपल्स, ये चारों चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें आती है, मेनली मैनेजमेंट किसका, पब्लिक फंड का। तो ये पब्लिक फंड कहाँ से आता है, ये टैक्सेस से आता है, या जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसका जो प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास आता है, ये सभी का मतलब ये टैक्स और ये जो भी प्रॉफिट आता है इसी को पब्लिक फंड बोला जाता है। गवर्नमेंट का जो भी फंड है उसी को मैनेज करना, दैट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड। अब ये पब्लिक फंड कहाँ से आता है, टैक्सेस से आता है। अलग अलग टैक्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका प्रॉफिट। तो इस पब्लिक फंड को मैनेज करना यही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि बजटिंग, बजट प्रिपेयर करना, टैक्स को कलेक्ट करना, देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको मैनेज करना, उसके बाद डिसबर्समेंट सिस्टम, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो होती है उनको पैसा अलोकेट करना, देन अकाउंटिंग करना, देन डेप्थ दैट इज पब्लिक डेप्थ, जो भी गवर्नमेंट का कर्ज होता है उसके बारे में भी मैनेज करना, दैट इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, ऑडिट करना यूनियन और स्टेट लेवल पे, ये भी किसके अंडर आता है, ये भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सभी चीज़ें कवर होती है। अब बात करेंगे नेचर का। तो नेचर में अलग अलग स्कॉलर ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दिया है, जैसे कि कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखा है, उन्होंने क्या बताया कि ये जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के ट्रेजरी के लिए ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो सभी जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होती है और साथ ही साथ ये सिटीजन और कंट्री दोनों में काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल.डी. वाइट ने क्या बताया, इन्होंने बताया मेनली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक फिजिकल मैनेजमेंट है जो क्या करता है, फंड को मेनली अवेलेबल कराता है जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, और साथ ही साथ इंश्योर भी करता है कि जो फंड अलोकेट किया गया है, जो फंड उनको अवेलेबल कराया गया है, उनको लॉफुल और इफिशिएंटली यूज करे, इसको भी इंश्योर करना, दैट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन गेज गैस्टोन ने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड होता है, जिसके अंदर में कलेक्शन भी इंक्लूड होता है, प्रिजर्वेशन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का। तो मैनेजमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑपरेशन, ओवरऑल द फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बताया गेज गैस्टोन ने बताया। उसके बाद एम.एस. केंड्रिक ने क्या बताया, इन्होंने अलग अलग एक्सपेक्ट को यहाँ पे कवर किया है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, जैसे कि बजट को प्रिपेयर करना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करना, कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड, देन एक्सपेंडिचर की प्रोसीजर्स, उसके बाद जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग होता है ये सभी किस में आता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। डिमॉक ने क्या बताया, इन्होंने एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की एक आउटलाइन तैयार किया है। इन्होंने बताया कि ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसके माध्यम से फंड को अवेलेबल कराया जाता है थ्रू द ऑफिशियल प्रोसीजर्स। और उन्होंने किस चीज़ के ऊपर मेनली एम्फेसाइज किया है, डिमॉक ने बजटिंग के ऊपर, ऑडिट के ऊपर, देन प्रोक्यूरमेंट के ऊपर। तो ये सभी चीज़ें किस में आती है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। अब बात करेंगे हम कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये साइंस है या आर्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो व्यू जो मेनली साइंस को टील करते, जो हम बोलते हैं उसको साइंस पर्सपेक्टिव। तो साइंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये साइंस है या आर्ट है, तो अगर साइंस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें क्या आता है, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, क्योंकि देखिए जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको सिस्टमाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है इसमें मेनली जो कॉज और इफेक्ट ये चीज़ें देखी जाती है, कितना रेवेन्यू आया है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो इन दोनों के बीच में मेनली इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है
तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये क्या एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच बोलने का यही सिंपल मतलब है कि जो रेवेन्यू है उसी को ध्यान में रखते हुए एक्सपेंडिचर करना। अगर हम डेफिनेट से भी अगर समझे कि जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, साइंस है, तो अगर डेफिनेट से अगर समझे तो इसमें क्या है, एक डेफिनेट नॉलेज का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बेस्ट प्रैक्टिस, उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन, मतलब जो डिसिप्लिन के माध्यम से एक डिसिप्लिन एक इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक साइंस है। और भी क्या इसमें पर्सपेक्टिव है कि इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज होता है। तो साइंटिफिक मेथड में क्या चीज़ें आती है इसके अंदर में अलग अलग, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस आता है, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, डेप्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोल सकते हैं। अगर हम इंपेरिकल एनालिसिस, इंपेरिकल मतलब लॉजिकल, अगर लॉजिकल एनालिसिस के बेस पे अगर समझे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये साइंस है या आर्ट है, तो इसमें देखिए ये क्या है, बेस इट स्टडी ऑन द इंपेरिकल एविडेंस। जो भी लॉजिकल एविडेंस है उसके बेस पे हम मेनली इसकी स्टडी करते हैं। एंड एनालाइज द कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं, प्रिंसिपल्स को, उसके साथ ही साथ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, इन सब को हम एनालाइज करते हैं। जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी इसकी प्रोसेस होती है या जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, इनको हम इंपेरिकल लॉजिकल बेस पे हम उसको एनालाइज करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक साइंस है। अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये साइंस है या आर्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है। जैसे कि इस पे फैक्ट, उसके बाद फैक्ट कैसे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों, यहाँ पे दोनों बेस पे, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव फैक्ट और नॉर्मेटिव फैक्ट दोनों मेथड इसमें यूज किया जाता है। इसलिए इसको हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस बोल सकते हैं। अब बात करेंगे जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट बोलते हैं उनके क्या पर्सपेक्टिव है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक नॉलेज का अप्लीकेशन होता है, मतलब यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नॉलेज यूज किया जाता है वो क्या है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, अचीविंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज होता है उनको बनाने के लिए, साथ ही साथ बजटरी प्रोसेस को बनाने के लिए। देन यहाँ पे स्किल को एक्वायर किया जाता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली क्या किया जाता है, स्किल को एक्वायर किया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। एनालॉगस टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ये भी यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको आर्ट बोला जाता है। देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन पर्सपेक्टिव की, तो यहाँ पे मेनली क्या कंसीडर किया जाता है, ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है एंड सब्जेक्टिव ओपिनियन को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है इन डिसीजन मेकिंग में, स्पेशली जब सोसाइटल डेवलपमेंटल कोई नीड होती है, कोई ऐसा काम जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, तो इस केस में ह्यूमन फैक्टर और सब्जेक्टिव ओपिनियन को यूज किया जाता है फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसीलिए ये क्या है, कला है, आर्ट है। सब्जेक्टिविटी से अगर समझे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक आर्ट है, तो इसके अंदर में डिसीजन मेकिंग, देन सिमिलर टू द आर्ट इज सब्जेक्टिव। तो एट लास्ट अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या आर्ट है या साइंस है, अगर हम आर्ट के पर्सपेक्टिव से समझे तो इसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है, इसमें कंसीडर किया जाता है अप्लाइंग नॉलेज, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, एंड इनकॉर्पोरेट किया जा सके सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को, जिसके अंदर में डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर यहाँ पे नेचर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को समझे तो यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव दिए गए। एक साइंस पर्सपेक्टिव जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि मेनली यहाँ पे फैक्ट को यूज किया जाता है जो कि पॉजिटिव होता है और नॉर्मेटिव होता है। अगर हम आर्ट पर्सपेक्टिव से समझे तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ें होती है, इसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग चीज़ें मेनली यूज किया जाता है, जिसके अंदर में ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए ये क्या एक कला है, क्योंकि कला का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ह्यूमन यूज किया जा रहा है, आदमी का दिमाग यूज किया जा रहा है, इसलिए ये क्या एक कला है। और साइंस में क्या है, यहाँ पे फैक्ट को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम समझेंगे स्कोप, क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन
एक यूज़ किया जाता है मेनली। तो अगर हम इम्पोर्टेंस को समझे तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है जो मैनेज करता है गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ को और रिसोर्स को, ठीक है, एक बहुत अच्छी तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से। और ये इंश्योर करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंश्योर करता है कि फंड जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए अकॉर्डेंस विथ जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश की गई है, उस लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे जो प्रोसीजर बनाई गई है उसी को यूज करते हुए फंड को मेनली यूटिलाइज करें। देन ये एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ एक फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो जो भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल को अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्कोप को समझे, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंस समझे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम स्कोप को समझे तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? देखिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट का फंड होता है जिसमें मेनली प्रॉफिट जनरेशन होता है, साथ ही साथ सिटीजन का वेलफेयर भी इसमें इंक्लूड होता है, तो इसको मैनेज किया जाता है थ्रू द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंश्योर करता है? स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और मिनिमाइज करता है इनएफिशिएंसीज एंड मैक्सिमाइज क्या करता है? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट को बढ़ाता है। कौन? ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अच्छा यूज होता है। देन पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन में भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी यूज होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या डेवलप करता है? एक प्रोसीजर डेवलप करता है जिससे कि टैक्स को कलेक्ट किया जा सके। सो थ्रू द टैक्सेस एंड अदर चैनल हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से मेनली रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। देन एडेक्वेट रेवेन्यू जनरेशन इज इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक सफिशिएंट रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तभी जाके वो अच्छा एक बढ़िया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है और जो भी नेशन गोल्स है उसको अचीव किया जा सकता है। साथ ही साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव किया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा हो। तो पब्लिक रेवेन्यू जनरेशन में भी जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करने में कैसे यूज किया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री को, ठीक है, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल और प्रोग्राम के लिए फंड को अलाउड करता है। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? बजट के प्रोसेस को बनाता है, साथ ही साथ इंश्योर करता है कि जो फंड अलोकेट किया गया है उसको प्रॉपरली इफिशिएंटली स्पेंड किया जा सके। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ही मेनली इंश्योर करता है ये सभी चीज़ें कि पैसे को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, पैसे को अच्छे से कलेक्ट किया जा सके। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है इसके ऊपर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का लेजिस्लेटिव कंट्रोल में भी यूज होता है, जैसे कि जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, एस्टीमेट कमेटी हो गई, ये क्या करता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है उसके ऊपर पे अपना कंट्रोल रखता है। तो ये कंट्रोल रखता है किसके माध्यम से? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है और ये जो एस्टीमेट कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी क्या करती है? बजट को प्रिपेयर करने में, जब बजट प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद उस बजट में जो भी पॉलिसीज़ के लिए जो फंड दिया जाता है, वो जो फंड है वो एक सही मात्रा में दिया गया है कि नहीं, कि अधिक दिया गया है, तो उसको चेक करता है। मतलब पॉलिसी के लिए जो फंड अलोकेट किया जाता है उसको चेक किया जाता है एस्टीमेट कमेटी के माध्यम से। और जब ये बजट पास होने के बाद, जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब ये ऑडिट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट चेक कौन करता है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी करता है कि जो भी फंड अलोकेट किया गया था गवर्नमेंट को उसने वो एक्सपेंड खर्च कर दिया, अब उसके बाद उसने सही तरीके से खर्च किया है कि नहीं, ये कौन, इसका काम है? ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है। तो एस्टीमेट कमेटी में हमेशा रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसका चेयरपर्सन होता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी में ओपोजिशन पार्टी का इसमें चेयरपर्सन होता है। सो दिस कमेटी स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं और जो मिस एप्रोप्रिएट फंड मेनली ना हो इसके लिए ये प्रिवेंट करती है और इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाता है
ये सब कौन करता है? ये लेजिस्लेटिव करता है, जो पार्लियामेंट होता है या जो हम बोल सकते हैं स्टेट में स्टेट असेंबली जो होता है वो करता है। ठीक है, पार्लियामेंट में केस में पार्लियामेंट्री कमेटी इसको इंश्योर करता है। तो ये जो कंट्रोल किया जाता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, तो उसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होता है। तो ये इसका स्कोप हो गया। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर फोकस करता है? मेनली जो रिसोर्स है उसको प्रॉपरली मोबिलाइज किया जाए, मतलब डेवलपमेंटल जो भी फंड है उसको प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए वो दिया जाएगा उस तक ये फंड मिलना चाहिए। तो ये कौन मेनली इंश्योर किया, ये किसके माध्यम से होता है? ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अच्छा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है तो जिस चीज़ के लिए फंड को अलोकेट किया गया है, जो भी डेवलपमेंटल फंड जो दिया जा रहा है वो वहाँ तक पहुँचे, मोबिलाइज हो। ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर मेनली फोकस करता है। ये क्रिएट करता है एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट जिससे कि एक बिजनेस ग्रोथ हो, रिवेन्यू अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो। ठीक है, किसके? गवर्नमेंट के। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर भी ध्यान देता है। फाइनेंस मतलब इसमें यूज होता है मेनली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? अकाउंटिंग, गवर्नमेंट जो भी स्पेंड करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है? ऑडिट होता है। और ये चेक किया जाता है कि क्या जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है वो एज पर द फाइनेंशियल रेगुलेशन किया है कि नहीं। तो उसके लिए एक बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि पूरा का पूरा इसको मैनेज करता है और प्रिवेंट करता है कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है ये ना हो। तो इसके लिए ये क्या करता है? ये बॉडी है, ये जो ऑफिसर है, ठीक है, ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये इसके ऊपर ऑडिट रखता है। देन और कहाँ पे यूज होता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसको अच्छी तरह से करने के लिए, इजी तरीके से करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट, जिससे कि बिजनेस एक्टिविटी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस हो, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। और मैक्सिमम लोगों का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करना किसका काम है? मतलब ये चीज़ें किसके माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रॉपर एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से ही हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस की कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी हमने देखा कहाँ कहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज होता है। अब देखेंगे हम इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें देश का जो भी फंड है, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो इसमें किसका काम आता है? मेनली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि यही इंश्योर करता है सफिशिएंट फाइनेंस जनरेट हो और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज हो। तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू होता है, और साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेट हो गया, अब उसको अच्छी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसका यूटिलाइज हो। तो यहाँ पे यहाँ पे किसका एक काम आता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, इसमें भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। तो गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स किसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं? गवर्नमेंट के जो भी ऑपरेशनल और जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये उनको जो एडेक्वेट फंड दिया जाएगा तभी ये अच्छी तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मेनली आती है कि जैसे कि सैलरी पे करना, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको, गवर्नमेंट को रन करना, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, साथ ही साथ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, गवर्नमेंट मशीनरी को एक सब बढ़िया तरीके से इफ़िशिएंटली फंक्शन करना। तो ये काम आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। और इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का? ये नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट ने एक सेट करके रखा है, उसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक नेसेसरी फाइनेंशियल रिसोर्स उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वो क्या कर सके, जो भी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट कर सके, और सोशो इकोनॉमिक चैलेंज और जो भी
डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसको अचीव किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेनली पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस को इन्हांस करना, बढ़ाना। देन क्या इंपॉर्टेंस है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए काम करता है, क्योंकि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट एजेंसी लेता है थ्रू दिस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसलिए लेता है कि जितना गवर्नमेंट के पास फंड होता है उस फंड को देखते हुए जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेनली, जिससे माध्यम से गवर्नमेंट क्या करता है, फंड को अलोकेट करता है, साथ ही साथ कोई कहीं पे भी रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, मिनिमाइज हो, ठीक है, वेस्टेज मिनिमाइज हो, तो इसको भी इंश्योर करने का काम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसके अंदर में क्या होता है, इसमें इनफॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जाता है और गवर्नमेंट के ऑपरेशन को एक प्रॉपर तरीके से फुलफिल या सक्सेसफुल बनाया जाता है। उसके बाद थ्रू द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के? ये वेस्टेज को रिड्यूस करता है। तो जो की एस्पेक्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, मेनली क्या इंपॉर्टेंस है इसके? तो जो फंड अलोकेट किया जा रहा है, जो रिसोर्सेज दिया जा रहा है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी प्रोग्राम को, तो उसमें जो रिसोर्सेस है, जो फंड है, वो उसका जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। तो ये किसका काम है? ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ही माध्यम से ये जो फंड का जो वेस्टेज है या रिसोर्स का जो वेस्टेज है वो उसको ध्यान में रखा जाता है। तो थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड द एम ऑफ मिनिमाइज इनएफिशिएंसी एंड इंश्योर पब्लिक फंड आर यूटिलाइज जुडिशियरी। प्रॉपर तरीके से जो पब्लिक फंड है उसको जुडिशियरी एक लॉजिकली हम उसको यूटिलाइज करें। तो इसमें क्या आता है, मेनली जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्स आता है, इनहांस ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सभी चीज़ें हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रिसोर्स को जनरेट किया जाता है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है, ये क्या करता है, जनरेशन ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्स फॉर द गवर्नमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्स को जनरेट करने में एक लीड की भूमिका निभाता है। एक साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि गवर्नमेंट एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्स को जनरेट करे, मैनेज करता है फाइनेंशियल प्रूडेंटली एंड प्रोमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज रेवेन्यू जनरेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से मेनली रेवेन्यू जनरेशन का भी काम किया जाता है। साथ ही साथ रेवेन्यू कैन देन बी यूटिलाइज फॉर द जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं जिससे कि सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आएंगे, तो किसके लिए यूज़ होंगे? वो मेनली सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। और कहाँ पे इसका यूज़ होता है? तो ये यूज़ किया जाता है पब्लिक डेब्ट और पब्लिक बोरोविंग में। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने पैसा कहीं से उधार लिया है तो उसको सिस्टमैटिकली मैनेज किया जाए, ठीक है, जो भी बोरोविंग किया है, तो इससे क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मेनली जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसको यूज़ किया जाता है फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए। देन ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरोविंग प्रैक्टिस, डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को मेंटेन करता है ये। इट प्रिवेंट करता है जो भी डिस्टेबिलाइज अगर होती है इकोनॉमी या कोई रिस्क ऐसा आ जाता है जिससे कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ लेना पड़ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इसीलिए हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हेल्प करता है मेंटेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करता है तो इसका मतलब क्या है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमें मेनली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। और ये क्या करता है? फिर इकोनॉमिक ग्रोथ
करता है। देन जो भी फिजिकल पॉलिसी होती है तो उसके लिए भी ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ होता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलाइज होता है फिजिकल पॉलिसी में, जिससे कि अलग अलग जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस है और एक बैलेंस डेवलपमेंट हम कर सके थ्रू दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर में रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस किया जाता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको कंट्रोल में लाया जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेन इन्वेस्ट करें। देन मेंटेन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक जो कंपनियां हैं उनकी स्टेबिलाइज किया जाए, उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यही पे हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम आता है। तो इम्प्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसीज, देन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस के बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो हमने ये देखा सबसे पहले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, देन हमने क्या देखा, इसके इम्पोर्टेंस देखा। अब हम समझेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। इसके पहले भी हमने स्कोप भी जाना कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे प्रिंसिपल्स क्या है, किसके आधार पे ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टीका होता है, क्या चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है, जिसके माध्यम से हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, मेनली यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी हो तभी जाके हम उस फाइनेंशियल जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली किस चीज़ के ऊपर जोर देता है, ये जोर देता है यूनिफाइड अप्रोच टू द बजटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद इन द गवर्नमेंट एजेंसी। तो गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में फंड को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, तो जिससे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बजटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद इन द गवर्नमेंट एजेंसी, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बजटरी जो प्रोसेस होती है और उससे मेनली अवॉइड किया जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इफिशियंसी कैन बी इन्हांस किया जाएगा इस बजटरी प्रोसेस से, रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली एंड centralization of decision making can improve efficiency, but decentralization is essential for addressing the local issue and maximize productivity। तो मेन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो भी फाइनेंशियल का डिसीजन है वो सेंट्रलाइज हो, साथ ही साथ अगर लोकल कोई इश्यू हो, लोकल जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए हम डिसेंट्रलाइज मतलब लोकल लेवल पे भी हम डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का हम एक यूटिलाइज कर सके, जिससे कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम का या पैसे का जो फंड अलोकेट किया जाता है उसमें कोऑर्डिनेशन हो। देन लेजिस्लेटिव कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर में क्या होता है, इसमें देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे दो कमेटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरा है एस्टीमेट कमेटी। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करता है, ऑडिट करता है, मॉनिटर करता है जो भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसमें, साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। देन ये इस्टेब्लिश करता है लॉ एंड रेगुलेशन, जिसके बेस पे फंड को अलोकेट किया जाए और उसको एक्सपेंडिचर किया जाए। तो पार्लियामेंट्री कमेटी रिव्यू करता है जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, इंश्योर करता है कि फंड जो है अप्रोप्रिएटली अलॉट किया जा रहा है कि नहीं, ऑडिट करता है। तो उसके लिए उसके पास एक बॉडी है दैट इज कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, जो वेरीफाई करता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, क्या वो लीगली हुए हैं, क्या इफिशिएंटली उसको यूज किया गया है या नहीं। तो इस तरह से फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। देन पॉलिटिकल डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर मेनली ऑपरेट होता है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, हमें करना है जो भी नेशन के ऑब्जेक्टिव्स होता है, जो भी पॉलिसीज होता है उसको फुलफिल करना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी और जो भी प्लान जो बनाई जाती है, ठीक है, जिससे कि
किस लिए बनाई जाती है, ताकि सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम अच्छे से फुलफिल करें, उसको कंप्लीट करें, उसको अचीव करें और हम एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस की तरफ चले। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिसी को इफिशिएंटली या इफेक्टिवली उसको यूज़ करने के लिए, जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्स और सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड किया जाए। तो ये कब प्रोवाइड किया जाएगा, ये थ्रू द पॉलिटिकल डायरेक्शन। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पैसा यूज़ किया जा रहा है उसको एक प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के माध्यम से, ठीक है, तालमेल के माध्यम से बोल सकते हैं हम, ये हुए। तो प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है, अलाइनमेंट बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ऑब्जेक्टिव है और जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बनाए रहे, कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो हमें पता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसी हिसाब से फिर फंक्शन करे। तो पर्सनल इन्वॉल्व द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट रिसीव एडेक्वेट ट्रेनिंग एंड परचेज द स्किल नेसेसरी टू यूटिलाइज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। तो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है बंदा, उसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, प्रॉपर नॉलेज हो, तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, और उसके पास एक प्रॉपर स्किल हो, तभी जाके जो भी गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फुलफिल किया जाता है। तो इन एन एरा ऑफ द डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड प्रोसेस इज इसेंशियल टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। ठीक है, आज के ज़माने में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, उसको देखते हुए जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहा है उस बंदे के पास ये सब स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तभी जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज या अचीव किया जा सकता है। और क्या प्रिंसिपल है, अब ये क्या है, प्राइमेसी ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक चॉइस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो देखिए, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रायोरिटाइज करे कि हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट, देन इनकॉर्पोरेशन पब्लिक चॉइस थ्योरी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक चॉइस क्या बोलती है, उस हिसाब से पब्लिक पॉलिसी बनाई जाएगी। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या बोलता है, मेनली हमें पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, इनके बिहेवियर एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अलाइनमेंट पॉलिसी विद द पब्लिक प्रेफरेंस। लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उसी के माध्यम से पॉलिसी बने। ये कौन बोल रहा है, मेनली पब्लिक चॉइस अप्रोच थ्योरी बोलती है। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच थ्योरी ये बोलती है कि गवर्नमेंट जो है वो चेक करे, वो बिहेवियर चेक करे, जो पॉलिटिशियन और जो गवर्नमेंट होती है मेनली वो चेक करे, एम्फेसाइज दे कि लोगों के प्रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से फिर पॉलिसी बनाए। तो पॉलिसी शुड बी फॉर्मुलेट बेस्ड ऑन द इम्पेरिकल एनालिसिस। इम्पेरिकल मतलब लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल बेस पे ही पॉलिसी बननी चाहिए और फोकस करना चाहिए कि अच्छी चीज़ें मिले, ग्रेट, ठीक है, ज़्यादा से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, ज़्यादा लोगों को अच्छी चीज़ें मिले, अच्छे मतलब ज़्यादा लोगों को, ठीक है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये है मेनली पब्लिक चॉइस थ्योरी। तो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक चॉइस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसको ध्यान में रखते हुए ही, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो ये क्या एक प्रिंसिपल हो गया। देन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस विद इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस जो है फाइनेंस का, उसका बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग इंश्योर करता है कि पर्सनल हैव द नेसेसरी स्किल एंड एक्सपर्टाइज implementing the government plan and program effectively. Stable balance person resource contribution effectively, efficiently, economy the financial administration। तो इसमें क्या है मेनली कि जो पर्सन है जिसके पास मेनली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का स्किल है, वही एक स्टेबिलाइज और एक बैलेंस, ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर सकता है। देन अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक हॉलमार्क है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल का।
तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करता है विद इन द डोमेस्टिक फ्रेमवर्क वेयर सिटीजन होल्ड द पावर टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है कि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसको अकाउंटेबल बनाते हैं। तो अवेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन रिगार्डिंग इलेक्शन इलेक्ट्रल प्रोसीजर एंड फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी को, जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता है। एंड इन्फॉर्म एंड विजिलेंस इलेक्ट्रोल कैन बी इवेल्युएट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड मार्क इन्फॉर्म डिसीजन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो लोगों में अगर अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाएगा लोगों के द्वारा, तब हम एक बढ़िया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। तो लोगों के पास अवेयरनेस हो, देन उनके पास अवेयरनेस किस चीज़ का हो कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर। तो ये चीज, ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तभी जाके एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के माध्यम से भी हम अचीव कर सकते हैं। तो एट द एंड हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये जाने कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या एक बैकबोन है गवर्नमेंट के ऑपरेशन का, जो मेनली क्या काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। जो भी पब्लिक फंड है जो कलेक्ट किया गया थ्रू द टैक्सेस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो भी प्रॉफिट होता है उसके माध्यम से फंड को कलेक्ट किया गया, अब उसका मैनेजमेंट, ठीक है, ये कौन करा पाएगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करा पाएगा, ये इसी के माध्यम से किया जा सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, रिकॉग्नाइजिंग सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेज द फाइनेंस। साथ ही साथ इसमें क्लासिफिकेशन भी किया गया हमने कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये साइंस है या आर्ट है। तो हमने जाना कि इसमें फैक्चुअल चीज़ों के बेस पे डिसीजन लिया जाता है, तो इसलिए साइंस है। और यहाँ पे ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये एक आर्ट है। देन उसके बाद हमने स्कोप देखा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती है, जैसे रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया, देन एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव कंट्रोल होता है इसी में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसोर्स को मोबिलाइजेशन अगर अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो, देन फैसिलेट बिजनेस ग्रोथ को भी, ठीक है, ये सभी में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम आता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जैसे गवर्नमेंट मशीनरी में ये काम आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए इसका काम आता है, फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसमें, मेनली यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, देन पॉलिटिकल डायरेक्शंस है। तो ये सभी क्या है, प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल किसके, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के। करस्पॉन्डेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सभी इसेंशियल है, जो मेनली क्या इंश्योर किया जाता है इनके माध्यम से, इस प्रिंसिपल के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सभी को इंश्योर किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर नंबर 2 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज फिस्कल फेडरेशन, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल जानेंगे फिस्कल फेडरेशन के। उसके बाद जो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से फाइनेंशियल रिलेशन है उसको हम इन डेप्थ समझेंगे, और एट द एंड हम फाइनेंशियल कमीशन का क्या रोल होता है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।